अध्याय 6। इससे पहले कि ट्रांग लैक येन करीब से देख पाती, उसकी पालकी पहले ही थोड़ा हिलकर जमीन पर गिर चुकी थी और महल की नौकरानियां और किन्नर सभी जमीन पर घुटने टेक रहे थे। सुंदर कहलाने के लिए न केवल उसका रूप सुंदर होना चाहिए, बल्कि उसके हाव भाव भी सही समय पर थोड़े आकर्षक और मोहक होने चाहिए, तभी उसे अद्भुत माना जाएगा। फोंग कैन ने उस खूबसूरत कपड़े पहने महिला को देखा जो अपनी कुर्सी से लड़खड़ाती हुई उठ रही थी। उसकी आंखों में अभी भी पानी की हल्की चमक थी, मासूम और भोली लग रही थी, जो उसे और भी अलग स्वाद दे रही थी। मैं आपके महामहिम को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। ट्रांग लैक येन ने अपना समारोह समाप्त किया, फिर करीब आते हुए सम्राट की ओर शून्य दृष्टि से देखा। उसका हाथ दूसरे पक्ष ने पकड़ रखा था। उसका शरीर थोड़ा सा डगमगाया, लेकिन वह जानबूझकर सम्राट की बाहों में नहीं गिरी। वह बस एक पल के लिए डगमगाई और फिर स्थिर हो गई। हालांकि दूसरे पक्ष का हाथ पकड़ने वाला हाथ अनजाने में कस गया। दूसरे पक्ष की बाहों में गिरना नकली लग रहा था, लेकिन अब उसने इस अनुभवी सम्राट को यह विश्वास दिला दिया कि उसने जानबूझकर नाटक नहीं किया। इस समय ट्रांग लैक येन का मन उसके सिर से भी अधिक स्पष्ट था। महाराज, मैं अपना आपा खो चुका हूँ। मेरी रखैल नशे में है। फोंग कैन मुस्कुराया, उसका कंधा हाथ में थामे हुए। बेशक मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। उसकी बाहों में लेटी महिला ने अपना सिर हिलाया, आगे बढ़कर अपनी उंगली से उसकी छाती को दबाया। मैं दोषी नहीं हूँ। महाराज, कृपया हिलना बंद करें। मैं आपको स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही हूँ। तो क्या तुम मुझे हर दिन पर्याप्त रूप से नहीं देखते? थोड़ा और देखना बेहतर है। महिला ने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज में नाराजगी का भाव था। कुछ दिन हो गए हैं जब मैंने महाराज को अच्छी तरह से देखा है। ओह माय, यह शाही उपपत्नी झाओ वास्तव में अशिष्टता की हद तक नशे में थी। काओ दे झोंग, जो फेंग जिन के पीछे खड़ा था, ने शाही उपपत्नी झाओ के व्यवहार को देखा जो नियमों से परे था और तुरंत घुटने टेक दिए। उसके चारों ओर के सभी नौकर घुटने टेक कर सिर झुकाने लगे। आसपास का माहौल अजीब तरह से शांत हो गया। फेंग जिन ने अचानक ठहाका लगाया, चकित महिला को उठाया और शाही गाड़ी पर चढ़ गया। चलो दाओ यू मंडप में चलते हैं। थिना ट्रुक और वान टिच पहले से ही पसीने से तर थे। तभी उन्होंने राहत की सांस ली और जल्दी से उठकर उनका पीछा करने लगे। जब सम्राट ने उसे उठाया तो ट्रांग लैक येन एक निष्कर्ष पर पहुंची। मूर्ति नाटकों में पुरुष नायक द्वारा महिला नायक को उठाने का दृश्य बहुत अच्छी तरह से स्थापित था। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा इस सम्राट की तरह एक आरामदायक और खुशहाल जीवन जीता हो, क्या उसे भी उसे उठाने में सक्षम नहीं होना चाहिए? अपने सुनहरे रेशमी ड्रैगन कढ़ाई वाले बागे के किनारे को धीरे से रगड़ते हुए मानो अलग होने के लिए अनिच्छुक हो, ट्रांग लैक येन ने चुपके से आह भरी। इतनी सारी लड़कियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के बावजूद भी एक मजबूत आकृति बनाए रखने में सक्षम इस सम्राट ने वास्तव में कड़ी मेहनत की थी। महाराज, मैंने सुना है कि शाही उपपत्नी झाओ सड़क पर नशे में धुत होकर सम्राट से मिली थी। सम्राट अब दाओ नोक मंडप में आ रहे हैं। लांगसा, थुक्वीफी की करीबी नौकरानी थी। जैसे ही उसे इस बारे में पता चला, उसने तुरंत उसे इसकी सूचना दी। आज उसका जन्मदिन है। सम्राट का उसके घर आना सामान्य बात है। सुरुई जी ने कैंची पकड़ी और अपने सामने बोनसाई को छांट दिया। आज रात जो सो नहीं पा रहा है, वह शायद लैम गुयत मंडप का मालिक है। लाम गुयत हियन क्या है? उसकी पृष्ठभूमि आपके महामहिम जितनी महान नहीं है, फिर भी वह आपके महामहिम की शैली सीखने की हिम्मत करता है। दुर्भाग्य से वह इसे उसी तरह नहीं सीख पाता है और हंसी का पात्र बन जाता है। लैंगसा ने उन शाखाओं और पत्तियों को उठाया जिन्हें स्वामी ने अभी अभी छांटा था। आपकी महारानी एक महान उपपत्नी है। वह सिर्फ एक छोटी सी महान उपपत्नी है।
अब तो ट्रांग लेक येन भी, जो 1 साल से भी कम समय से महल में है, उनसे आगे निकल गई है। देखते हैं कि भविष्य में वह और किसके साथ इतनी लापरवाह हो सकती है। तू एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुई थी और एक बेहतरीन नर्तकी भी थी, इसलिए वह सम्राट की पसंदीदा थी। इसलिए उसे येन नामक एक निम्न जन्म वाली शाही उपपत्नी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, जो नृत्य में अच्छी थी, लेकिन साथ ही उसे ट्रांग लेक येन के प्रति भी कोई सहानुभूति नहीं थी, जो एक प्रतिष्ठित परिवार से थी। उसने फूलदान को ठीक किया। मुझे डर है कि ट्रांग लेक येन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कुछ दिन पहले क्या उस लैम महिला ने अपना सारा भविष्य उसके हाथों नहीं गवा दिया था? एक प्रतिष्ठित शाही उपपत्नी को सीधे लैम टैन में पदावनत कर दिया गया था। उसे विश्वास नहीं था कि ट्रांग लेक येन का इसमें कोई प्रभाव नहीं था। क्रैक। उसने एक अतिरिक्त शाखा काट दी, कैंची लैंगसा को सौंप दी। भविष्य में दाओ नोक कैक के बारे में पूछने की जहमत मत उठाना। उसने नई कटी हुई पेड़ की शाखा पर नजर डाली। सम्राट को लंबे अंगों वाली महिलाएं पसंद नहीं थी। कुछ जरूरी मामले अच्छे नहीं थे। दाओ नगोक कैक में सुंदर महिला के तंबू में फोंग कैन ने अस्थायी रूप से अन्य लोगों की योजनाओं के बारे में अपने विचारों को अलग रखा। एक आदमी के रूप में प्रकृति में एक जंगली और पागल पक्ष है। यह सिर्फ इतना है कि जब सम्राट के सिंहासन पर खड़े होते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जिन्हें प्रकट नहीं किया जा सकता है। उसके हरम की औरतें, जिनमें सबसे निचली श्रेणी की जिला मजिस्ट्रेट की बेटियां थीं, इसलिए शयन कक्ष में आकर्षक थीं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ जंगलीपन नहीं था। लेकिन आज इस शराबी रखैल के शरीर पर उसे एक अद्भुत और अजीब सी खुशबू महसूस हुई। कोमल कमर, चिकनी त्वचा, पूर्ण निर्भरता और उत्कट प्रेम, ये सब एक मशाल की तरह थे जो उसके सारे जुनून को प्रज्वलित कर देते थे। लंबे पतले पैरों की जोड़ी ने उसकी कमर को इस तरह से जकड़ लिया मानो वे उसकी आत्मा को निचोड़ रहे हों। अंतहीन उलझन, पागलपन और उत्तेजना ने फोंग कैन को लगभग उसकी सीमा तक पहुंचा दिया। अंत तक सुंदरी ने अभी भी उसकी कमर को कसकर गले लगाया, जैसे कि वह अपनी ही दुनिया को गले लगा रही हो। बहुत समय हो गया था जब उसे इतनी खुशनुमा रात मिली थी। फोंग कैन ने ट्रांग लेक येन के माथे से पसीने से भीगे बालों को सावधानी से हटाया। उसकी आंखों में गर्मी की कुछ किरणें जुड़ गईं। दूसरे पक्ष की आंखें अभी भी चकित थीं, उसे मोह से देख रही थी। उसका शरीर उसके सीने में सिमटने की कोशिश कर रहा था, मानो वह उन दोनों के बीच कोई दूरी नहीं चाहती थी। महाराज, महामहिम। फोंग कैन की आंखें अचानक काली पड़ गईं। उसके हाथ ने धीरे से सुंदरी की पीठ थपथपाई, जैसे कि वह किसी बच्चे को मना रहा हो। महाराज, मैं। फुसफुसाती आवाज पहले से ही शराब के नशे में थी, जिसमें निर्भरता और जुनून था। शब्द इतने अस्पष्ट थे कि फोंग कैन स्पष्ट रूप से सुन नहीं सका, लेकिन उसके दिल में आग फिर से भड़क उठी। उसने पलटकर दूसरे व्यक्ति को दबाया, खुद से सोचते हुए, कभी कभी थोड़ी देर के लिए भोग विलास करते हुए, क्या गलत है? भले ही इस लड़की ने उसके सामने खुद को मैं कहने की हिम्मत की, भले ही वह प्रतिभा से भरी न हो और न ही उसके पास हरम को हिला देने वाली सुंदरता हो, इस महिला ने उसे कुछ ऐसा दिया था जो एक रखैल को नहीं देना चाहिए। अगली सुबह फोंग कैन जाग गया। उसकी बाहों में व्यक्ति अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। चाहे उसने उसे कितना भी हिलाने की कोशिश की हो, दूसरी पार्टी ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसकी चिकनी सफेद त्वचा पर निशानों को देखकर वह मुस्कुराया और उसे ढकने के लिए कंबल खींच लिया, जिससे उसका केवल सिर खुला रह गया। भीतरी कमरे में शोर सुनकर काओ डुक ट्रुंग जल्दी से उस व्यक्ति को अंदर ले आया ताकि वह सम्राट के कपड़े बदल सके और उसका चेहरा धो सके।
यह देखकर कि शाही उपपत्नी झाओ अभी भी सो रही थी, उसने बहुत ही चतुराई से अपने पीछे खड़े व्यक्ति को नम्र होने का संकेत दिया, चुपचाप सम्राट को सलाम किया और फिर सेवा करने के लिए आगे बढ़ा। एक आदमी जो अभी अभी किसी तरह से संतुष्ट हुआ हो, वह बहुत अच्छे मूड में होगा। इसलिए जब भी नौकर ने ऐसी खुशबू वाली थैली चुनी जो उसे पसंद नहीं थी, तो फेंग जिन ने बिना किसी नाराजगी के उन्हें थैली नीचे उतारने दिया। गांव दे झोंग ने पर्दे के पीछे पड़ी सुंदरता को देखने की हिम्मत नहीं की, केवल थैली को नीचे उतारते हुए देखा, चुपके से राहत की सांस ली। सोच रहा था कि आज कौन ड्यूटी पर था और उसने इतनी मूर्खतापूर्ण गलती की। क्या तुम्हें नहीं पता कि गर्मियों में सम्राट का मूड बहुत अच्छा नहीं रहता? सौभाग्य से सम्राट आज अच्छे मूड में थे, इसलिए उन्होंने उन्हें सजा नहीं दी। फोंग कैन बाहर के कमरे में गया और थिना ट्रुक और वहां इंतजार कर रहे अन्य लोगों से कहा, अपने स्वामी को थोड़ी देर और सोने दो। अगर वह बाद में नहीं उठती है तो उसे आज सुबह महारानी का अभिवादन करने के समारोह से दूर रखो। कल रात कंसोर्ट चियू नशे में थी। महारानी समझ जाएंगी। थिना ट्रुक और वान तिज दोनों ने अपने स्वामी का धन्यवाद करने के लिए घुटने टेक दिए। सम्राट के जाने के बाद वे दोनों बहुत खुश थे। कल रात ट्रांग लैक येन ने अभी अभी एक बहुत अच्छी लड़ाई की थी। जब फोंग कैन चला गया तो वह पहले से ही जाग रही थी। सम्राट द्वारा उसके शरीर पर छोड़े गए निशानों को देखकर वह भावुक हो गई। एक आदमी जो पहली नजर में शांत और तर्कसंगत लग रहा था, किसी समय जानवर से भी अधिक क्रूर हो सकता है। सभी को अपनी सेवा के लिए बुलाकर उसने स्नान किया और अपने कपड़े बदले, एक नई पोशाक पहनी। आईने में गुलाबी गालों और गुलाबी होंठों वाली सुंदरता को देखा। ट्रांग लैक येन ने अपने माथे पर एक छोटा सा फूल चिपकाया, आलस से जम्हाई ली, पौष्टिक सूप के कटोरे पर नजर डाली जो कि हिजड़ा लाया था, मुस्कुराई और उसे पूरा पी गई। थिना ट्रुक द्वारा दिया गया रुमाल लेते हुए उसने अपने मुंह के कोने पोंछे। अब रानी का अभिवादन करने का समय हो गया है। महाराज, अभी अभी कैना ओंग महल से कोई यह खबर देने आया है कि रानी ने कहा है कि वह कल रात नशे में थी, इसलिए आज उसे बधाई देने आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैन तिच अंदर के कमरे में गई और ट्रांग लैक येन से फुसफुसाकर कहा। ट्रांग लैक येन ने यह सुना, मुस्कुराई और उसे अपना हाथ दिया। चलो चले। कैना ओंग पैलेस में पहुंचकर ट्रांग लैक येन ने अभी भी ठीक से व्यवहार किया। महारानी के साथ एक भव्य समारोह किया। महारानी ने उन्हें कुछ पुरस्कार भी दिए। इन पुरस्कारों के मूल्य से यह देखा जा सकता है कि कम से कम वर्तमान महारानी को ट्रांग लैक येन के व्यवहार से कोई असंतोष नहीं है। मुझे लगा कि कल तुम नशे में थे, इसलिए मैंने तुम्हें आज सुबह मुझसे मिलने से छूट दे दी, लेकिन तुम फिर भी आए। क्या तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही है? रानी का चेहरा अब भी पहले की तरह चमकीला और गरिमामय था। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, महाराज। मैं ठीक हूँ। कल रात बहुत ज्यादा शराब पीने और महाराज को परेशान करने की गलती मेरी थी। ट्रांग लैक येन ने सिर झुकाकर कहा। रानी इस उपपत्नी से उसकी दयालुता के कारण प्यार करती है। यह उपपत्नी उसके प्यार पर भरोसा करके नियमों को नहीं भूल सकती। रानी मुस्कुराई। ट्रांग लैक येन के स्पष्टीकरण से संतुष्ट लग रही थी और उसे बाहर बैठे हिजड़े की बात सुनने के लिए बैठने दिया, जो बता रहा था कि शाही उपपत्नी थुक, शाही उपपत्नी टो और शाही उपपत्नी न्हू आ चुके हैं। रानी ने शाही उपपत्नी चियू की ओर देखा जो आज्ञाकारी ढंग से एक तरफ बैठी थी। इस उपपत्नी ने कल रात ही सम्राट की सेवा की थी और अब वह यहाँ सबसे पहले आई है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उपपत्नी चियू जल्दी आ गई या ये 3 लोग देर से आए। उसने चाय की चुस्की ली और थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। इस बार झोंगजिंग पैलेस द्वारा भेजी गई जुनशान यिंझेंग का स्वाद थोड़ा अलग लग रहा था।
समारोह में प्रवेश करने के बाद से उपपत्नी तो चुपचाप और सीधी बैठी रही। केवल कभी कभी जब शाही कुलीन पत्नी थुक बोलती थी तो वह कुछ शब्द जोड़ती थी जो इतने नरम होते थे कि लोगों को संदेह हो जाता था कि वह शाही कुलीन पत्नी थुक की चचेरी बहन है। ट्रांग लेक येन ने शाही कुलीन पत्नी थुक को ध्यान से देखा। यह महिला हमेशा लोगों को यह एहसास दिलाती थी कि वह हानिरहित है और लोगों को उससे प्यार करती है, लेकिन उसके दिल में इस प्रकार के लोग दो विपरीत प्रकारों में विभाजित थे। एक वह प्रकार था जो लोगों को वास्तव में उस पर दया दिलाता था, जैसे कि लैम दाई नोक। दूसरा प्रकार बेहद क्रूर तरीकों वाले लोग थे। शाही उपपत्नी थुक आज की तरह बिना गिरे एक उच्च पद पर आसीन हो सकती है। वह निश्चित रूप से पहली प्रकार की व्यक्ति नहीं है। एक महिला जितनी अधिक हानिरहित दिखती है वह उतनी ही भयानक होती है जब वह किसी को नुकसान पहुंचाती है। मुझे लगा कि शाही उपपत्नी झाओ आज नहीं आएगी। शाही उपपत्नी शू ने ट्रांग लेक येन को देखा और मुस्कुराई। फिर शाही उपपत्नी येन पर अर्थपूर्ण नजर डाली। याद है, पिछले साल शाही उपपत्नी येन के जन्मदिन पर वह बीमार थी, इसलिए वह रानी को बधाई देने नहीं आ सकी थी। ये शब्द सुनकर ट्रांग लेक येन को एहसास हुआ कि ऐसा लग रहा था कि शाही उपपत्नी थुक शाही उपपत्नी येन को पसंद नहीं करती थी। यह स्वाभाविक ही था। कौन सी महिला किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर खुश होगी जिसने सीढ़ी चढ़ने के लिए उससे तरकीबें सीखी हों? ट्रांग लेक येन ने बिना कुछ कहे थुक क्वीफी की ओर मुस्कुराकर देखा। बाकी रखैले सिर्फ तीनों लोगों को देखती रहीं। किसी ने भी बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। बहन, क्या तुम भूल गई हो? शाही उपपत्नी येन हमेशा से ही कमजोर और कमजोर रही है। रानी उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए उसे उसका सम्मान करने की जरूरत नहीं है। उपपत्नी सू ने बातचीत जारी रखी। ये शब्द बहुत अच्छे नहीं थे। जो कोई भी स्थिति को नहीं जानता था वह सोचेगा कि महारानी एक पक्ष दूसरे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। ट्रांग लेक येन और शाही उपपत्नी येन के बीच भेदभाव कर रही थी। तभी ट्रांग लेक येन ने बात की। बहन देर से आई थी, इसलिए उसे पता नहीं चला। महामहिम महारानी ने इस उपपत्नी को आज सुबह अभिवादन से भी छूट दी थी, लेकिन यह उपपत्नी हमेशा स्वस्थ रही है। देर तक लेटने से भी नींद नहीं आती। बहनों के साथ यहाँ आकर बातचीत करना भी अच्छा है। मुझे पता है कि आप शिष्टाचार को समझने वाले व्यक्ति हैं। शाही कुलीन पत्नी शू ने भी शाही पत्नी सु के शब्दों में कुछ गलत सुना, जल्दी से उसे रोकने के लिए बोला और ट्रांग लेक येन की प्रशंसा करते हुए एक वाक्य जोड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि महारानी आपसे प्यार करती हैं। ट्रांग लेक येन मन ही मन ठंडी हंसी हंस पड़ी। शाही उपपत्नी थुक का यह वाक्य वास्तव में एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने जैसा था। इसने शाही उपपत्नी येन को शिष्टाचार न जानने के लिए बदनाम किया और दूसरों की नजरों में उसे अलग कर दिया। महारानी को बाहर निकालने से अन्य उपपत्नियां उसके साथ असहज महसूस करेंगी। यह सिर्फ कंसोर झाओ की बात नहीं है। महारानी ने रखैलों के बीच गुप्त युद्ध को न देखने का नाटक करते हुए शांति से अपना मुंह खोला। जब तक आप नियमों को जानते हैं, सम्राट, महारानी विधवा और यह महल सभी आपको पसंद करते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि केवल यह महल कंसोर झाओ को पसंद करता है। क्या यह महल आपके लिए पर्याप्त नहीं है? रानी स्वाभाविक रूप से अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती है, लेकिन यह छोटी बहन संकीर्ण सोच वाली है। यह देखकर कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वह खुश नहीं है और मजाक करना चाहती है। बहन झाओ, मुझे दोष मत दो। शाही उपपत्नी थुक रानी के दोष के कारण भयभीत नहीं हुई, बल्कि उसने ये शब्द बहुत आत्मीयता से कहे। महाराज, आप सीधे सादे हैं। यह रखैल ऐसी कैसे हो सकती है जो द्वेष रखती हो? ट्रांग लेक येन हमेशा की तरह मुस्कुराया। रानी ने मेहमानों को विदा करने के लिए अपना चाय का प्याला उठाया। ठीक है, तुम लड़कियों को बस एक दूसरे को चिढ़ाना पसंद है।
अभी जल्दी नहीं है। अगर तुम थोड़ी देर और रुकोगी तो सूरज बहुत कठोर हो जाएगा। ठीक है, तुम सब लड़कियां घर जा सकती हो। रानी ने ऐसा कहा था। भले ही कोई अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उन्होंने अब और बोलने की हिम्मत नहीं की। वे सभी खड़े हो गए और जाने के लिए सलामी दी। जब वे कैन यूंग पैलेस के बाहर पहुंचे, तो ट्रांग लेक येन ने पाया कि येन क्वी टैन की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। उसके हाथ का समर्थन करने वाली महल की नौकरानी ने भी अपना सिर नीचे कर लिया। जब उसने माँ टिपडू को अपना मुंह थप्पड़ मारने का आदेश दिया तो वह राजसी अभिव्यक्ति को देखने में असमर्थ थी। जाहिर है, शाही उपपत्नी येन के लिए शाही उपपत्नी थुक अभी भी एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी है। उपपत्नी चियोसुंग, हम साथ क्यों नहीं चलते? उसके पीछे चल रही उपपत्नी तुओंग हियन ने अचानक आवाज लगाई। बहन तुओंग, ट्रांग लेक येन ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराई। यह देखकर कि तुओंग हियन टैन ने बातचीत शुरू करने की पहल की है, वह रुक गई। तुओंग हियन टैन उसके पास चली गई, रुकी, बादल रहित आकाश को देखने के लिए अपना सिर उठाया और आह भरी। आज और भी गर्मी है। अब जून आने वाला है, इसलिए स्वाभाविक है कि मौसम गर्म हो जाएगा। ट्रांग लेक येन ने वैन तिच के हाथ से गोल पंखा लिया, उसे धीरे से हवा किया और तुओंग हियन टैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगा। आज मैं ओंग बहन को क्यों नहीं देख सकता? उस दिन से उसे अस्वस्थता महसूस होने लगी। पिछले कुछ दिनों में शाही चिकित्सक उसे देखने आए थे, लेकिन अभी भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उपपत्नी जियांग की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। मौसम अब गर्म हो रहा है। मुझे नहीं पता कि वह कब ठीक होगी। बहन उंग टैन एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। बहन को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रांग लेक येन को अभी याद आया, उसने वास्तव में कुछ दिनों से ओंग टैन को नहीं देखा है। शायद इसलिए कि ओंग टैन को कोई तरजीह नहीं दी गई और वह आमतौर पर शांत रहती थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तुओंग हियन टैन ने हल्के से मुस्कुराया। उसका निवास दाओ नोक कैक की दिशा में ही था, बस थोड़ा आगे। महल में प्रवेश करने के बाद से वह कभी भी सम्राट की नजर में नहीं आई। अपनी उच्च पृष्ठभूमि और सम्राट की सेवा करने के वर्षों के कारण वह अपने वर्तमान पद पर पहुंची है। वह अपने सिर को झुकाकर अपनी पसंदीदा उपपत्नी चियोसुंग की ओर देखने से खुद को नहीं रोक पाई, जो उसके बगल में चल रही थी। यह महिला इतनी जल्दी कैसे ऊपर चढ़ गई? उसकी सुंदरता सर्वश्रेष्ठ नहीं है। संगीत, शतरंज, सुलेख और चित्रकला में उसकी क्षमता महल में अन्य लोगों की तुलना में उत्कृष्ट नहीं है, और उसके पास इंपीरियल नोबल कंसोर्ट्स थुक की तरह कोई विशेष प्रतिभा नहीं है जो नृत्य में अच्छा है, या इंपीरियल नोबल कंसोर्ट्स नूह जो गायन में अच्छा है। उसके पास ऐसा क्या है जो सम्राट को उससे इतना प्यार करता है? इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। तुओंग हियन टैन ने नजरें फेर ली। एक कृपा पात्र व्यक्ति के पास स्वाभाविक रूप से असाधारण साधन होते हैं। अगर वह यह देख पाती तो पिछले कुछ सालों से वह महल में एक उबाऊ जीवन नहीं जी रही होती। वे दोनों कुछ देर तक चलते रहे और अप्रत्याशित रूप से उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो शाही बगीचे में शायद ही कभी आता था। मैं महामहिम को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। उपपत्नी तुओंग हियन को शाही बगीचे में सम्राट से मिलने की उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए तो उसकी आवाज भी कांप उठी। रानी के यहाँ से 2 रखैले यहाँ हैं। फोंग कैन की नजरें उन 2 लोगों पर पड़ी और ट्रांग लेक येन पर जाकर रुक गईं। उसने उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, तुम भी क्यों जा रही हो? जब उसने अपनी बात समाप्त की तो उसने देखा कि उसके सामने खड़ी महिला शर्मा रही है और उसकी ओर सीधे देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। महाराज चले गए। मैं जाग गई। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसका चेहरा और भी लाल हो गया। महाराज ने हरम के लिए कड़ी मेहनत की है, यह उचित ही है कि मैं आपका अभिवादन करने आऊं।
तुंग हियन टैन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी नज़र चिऊ सुंग नगी के नरम और चिकने हाथ पर पड़ी जिसे सम्राट ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। वह यह भी नहीं सुन सकी कि ट्रांग लैक येन ने क्या कहा। क्या इस हरम में सम्राट के प्रेम से अधिक अस्पष्ट और अवास्तविक कुछ भी है? जब से वह महल में आई है, उसे कोई अनुग्रह नहीं मिला है। सम्राट ने कभी कभी उसे कुछ बार अनुग्रह दिया है। जब वह सुंदर और राजसी सम्राट का सामना करती है, तो वह भी भावुक हो जाती है। यह सम्राट पहला आदमी था, उसके जीवन में एकमात्र आदमी, जो इतना उत्कृष्ट था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे अन्य महिलाओं के साथ बातचीत करते हुए देखना, उसकी ओर देखते समय उसकी ठंडी निगाहों को देखना, उसका प्यार धीरे धीरे फीका पड़ गया। वह अपने छोटे से कोने में एक शांत जीवन जी रही थी। हालांकि यह बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जीवन उतना कठिन नहीं था जितना कि ठंडे महल में निर्वासित लोगों का था। आखिरकार जियांगन में जियांग परिवार एक बड़ा परिवार था, और महल में अन्य उपपत्नियों ने कभी भी जानबूझकर उसके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया था। आज सम्राट के सामने शाही उपपत्नी झाओ की अभिव्यक्ति को देखकर उसकी आंखों में वह नजर जिसे वह छिपाना चाहती थी लेकिन मौन प्रेम को छिपा नहीं सकी, उसे अचानक चौंका दिया और जगा दिया। उसने हमेशा सोचा था कि एक बार नजरअंदाज किए जाने के बाद यह शाही उपपत्नी झाओ अधिक चतुर हो गई है, इसीलिए वह आज की तरह लगातार उपपत्नी से शाही उपपत्नी बनने में सक्षम थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे कोई बुद्धिमत्ता नहीं दिखी, केवल यह कि जब वह इस जगह में आई थी तो वह अपने साथ सबसे अनुचित भावनाएं लेकर आई थी। वह इस मूर्ख लड़की पर हंसना चाहती थी, लेकिन उसके दिल में केवल दर्द था। अचानक उस मासूम लड़की पर दया आ गई। पीछे मुड़कर सोचने पर उसे अचानक एहसास हुआ, महल में अपनी स्थिति के साथ उसे दूसरों पर दया करने का अधिकार नहीं था। दूर देखो, सम्राट का हाथ नहीं देखना चाहते जो उस छोटे कोमल हाथ को लपेट रहा है। वह हाथ जो आज चिऊ सुंग नगी के हाथ को गर्म कर रहा है। कल किसका हाथ थामा था, कल किसका हाथ थामेगा? इस उपपत्नी तुंग हियन टैन के बारे में फोंग कैन को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, केवल इतना याद रहा कि वह एक उबाऊ महिला थी। जियांगनान में जियांग परिवार विद्वानों का परिवार है। दुर्भाग्य से कंसोर्ट जियांग में ऐसे विद्वानों के परिवार की साहित्यिक प्रतिभा नहीं है। इसके बजाय वह किताबों से संक्रमित हो जाती है और भोली और बेस्वाद हो जाती है। सौभाग्य से महल में ऐसे व्यक्ति की चिंताएं कम होंगी, कम से कम उसके हाथ अभी भी साफ रहेंगे। चूंकि हम यहाँ 2 रखैलों से मिल चुके हैं, तो मेरे साथ टहलने के लिए आओ। फोंग कैन ने ट्रांग लैक येन का हाथ छोड़ दिया और बगीचे के चारों ओर देखा। बाद में, मुझे डर है कि भले ही हम दृश्यों का आनंद लेना चाहें, हम कठोर धूप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ट्रांग लैक येन और तुंग हियन टैन ने दोनों तरफ से सलामी दी और सेवा की। तुंग हियन टैन की साधारण शक्ल की तुलना में ट्रांग लैक येन की आंखें ज्यादा जोशीली थी, एक शानदार पेंटिंग की तरह। इसलिए फोंग कैन जैसा शांत व्यक्ति भी रास्ते में कुछ वाक्य बोल देता था। महल में हर कोई रंग बिरंगे फूलों को पसंद करता है, और मुझे वे देवदार और सरू की झाड़ियां बहुत जीवंत लगती हैं। फोंग कैन ने पास ही में देवदार और सरू के पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, आप दोनों रखैले क्या सोचती हैं? सीधे और सीधे खड़े रहो, हवा और वर्षा नहीं पड़ती। उपपत्नी जियांग जियान ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, चीड़ और सरू के पेड़ पूरे साल हरे रहते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं है। दुनिया भर में देखें तो सम्राट चीड़ और सरू के पेड़ों से भी ज्यादा दृढ़, ईमानदार और हवा और बारिश से ज्यादा अविचलित है। फोंग कैन ने यह सुनकर सिर हिलाया, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। उसने तुरंत ट्रांग लैक येन की ओर देखा। यह देखकर कि वह कुछ सोच रही थी, उसने पूछा,
मेरी उपपत्नी तुओंग हिएन टैन ने जो कहा उससे सहमत नहीं है। बहन तुओंग बिल्कुल सही कह रही हैं। बस मैंने इतना नहीं सोचा था। ट्रांग लैक येन ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए देवदार के पेड़ के नीचे छाया की ओर इशारा किया। गर्मियों में उस छाया के नीचे खड़ा होना बहुत ठंडा और आरामदायक होगा। मेरे लिए महाराज एक महान वृक्ष है, आकाश को सहारा देने वाला एक स्तंभ। उसने देवदार के पेड़ के नीचे उग रहे एक छोटे साधारण फूल की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं एक फूल हूँ जो पेड़ की छाया में रहता है। शायद देवदार के पेड़ की पूरी महानता को कभी नहीं जान पाता, लेकिन जीवित रहने के लिए देवदार के पेड़ पर निर्भर रहता है। एक पुरुष के लिए इससे अधिक संतोष और आश्वासन की बात क्या हो सकती है कि एक महिला अपने जीवन के लिए पूरी तरह उस पर निर्भर है। ये शब्द सुनने के बाद फोंग कैन ने चिऊ सुंग नगी के शर्मिंदा भाव को देखा, जैसे कि वह अपने उथले शब्दों से शर्मिंदा था और उसे नहीं पता था कि इसे कैसे बचाया जाए। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट को चीड़ और सरू की तरह होना चाहिए, लेकिन चीड़ और सरू जरूरी नहीं कि पूरे सम्राट हों। मैंने गलत बोला, कृपया मुझे माफ करें महाराज। यह सुनकर तुओंग हिएन टैन का चेहरा पीला पड़ गया और वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई। ट्रांग लैक येन ने तुओंग हिएन टैन को अचानक घुटनों के बल बैठते देखा और वह भी ऐसा ही करने वाली थी, लेकिन फोंग कैन ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। तुओंग हिएन टैन, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने क्या अपराध किया है? हालांकि वह जियांग जियान किन के शब्दों से असंतुष्ट था, फिर भी वह उसके सरल और ईमानदार रूप से उत्साहित था। उसने केवल कुछ वाक्यों में उसे ठंडे तरीके से सांत्वना दी और फिर बात करना बंद कर दिया। जब जियांग जियान किन ने सम्राट को उसे जियान किन कहते हुए सुना, तो उसने बस अपने होंठ काटे और एक तरफ कदम बढ़ाने के लिए खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर चमकती धूप ने उसके गालों को जला दिया। फोंग कैन ने अपना स्वर बदला और ट्रांग लैक येन से कहा, मेरी उपपत्नी, अपने आप की तुलना फूलों से करो। तुम क्यों नहीं देखती कि उस पेड़ के नीचे किस तरह का फूल है? यह वाक्य स्पष्ट रूप से चिढ़ाने वाला था। ट्रांग लैक येन शर्म से मुस्कुराई। उसके दिल में वह पुरुषों की बुरी आदतों से बहुत घृणा करती थी, लेकिन सतह पर उसने कहा, महाराज अर्थ निकालने के लिए वाक्यों को काट रहे हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण का उपयोग कर रही हूँ। मैं अपनी तुलना फूलों से नहीं कर रही हूँ। प्राचीन काल से ही ऐसा कोई फूल नहीं हुआ जो 100 दिन तक ताजा रह सके और कोई भी व्यक्ति सदैव सफल नहीं रह सकता। वैसे तो सुंदरियाँ फूलों की तरह होती हैं, लेकिन एक दिन सुंदरियाँ बूढ़ी हो ही जाती है। उसका मन सामान्य किस्म का है। क्या उसने कभी खुद को फूल माना है? इतना दयनीय छोटा फूल तो दूर की बात है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वह फूल बदसूरत और नीरस दिखता है, तो वह बड़ी मुसीबत में है। इस समय ट्रांग लैक येन बस खुद को कुछ बार थप्पड़ मारना चाहती थी। किसने तुम्हें बिना सोचे समझे बोलने के लिए कहा? किसने तुम्हें यह भूलने के लिए कहा कि कोई भी आदमी कितना भी गंभीर क्यों न हो, ऐसे समय होंगे जब वह गंभीर नहीं होगा। समूह साधारण फूलों की झाड़ी के पास पहुंचा। ट्रांग लैक येन ने अपने दिल में राहत की सांस ली। इन फूलों की तुलना उन फूलों से नहीं की जा सकती थी जिन्हें रानी ने दूसरे दिन आनंद लेने के लिए बाहर लाया था, लेकिन हल्के पीले रंग की सीमा के साथ हरे पत्तों पर खिलने वाले शुद्ध सफेद फूल अभी भी थोड़ा सुरुचिपूर्ण और सुंदर लग रहे थे। महाराज, यह एक सफेद बर्फ बेर का पेड़ है, काऊ डुक ट्रुंग ने आगे बढ़कर समझाया। आम लोगों में ऐसे लोग हैं जो इस फूल को गमलों में उगाते हैं। यह एक ऐसी प्रजाति है जो तेज हवाओं और कठोर धूप के प्रति बहुत संवेदनशील है। डॉक्टर अक्सर इसे सफेद घोड़े की हड्डी कहते हैं। यह नौकर दवा को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता है। मैंने केवल सुना है कि इसका जिगर को ठंडा करने और रक्त को समृद्ध करने, गर्मी और हवा को खत्म करने का प्रभाव है, और यह एक उपयोगी फूल भी है।
इसे जलने वाले पौधे, घोड़े की छाती, हजार सितारा फूल के रूप में भी जाना जाता है। कॉफी परिवार से संबंधित है। सफेद फूल, पीले किनारों के साथ पत्तियां। हाँ, फोंग कैन ने सिर हिलाया और सोच विचार कर कहा, अगर ऐसा है तो इस फूल को तोड़कर मेरे महल में ले आओ। यह फूल छोटा है लेकिन बहुत सुंदर और प्यारा लग रहा है। हाँ, काऊ डुक ट्रुंग ने तुरंत जवाब दिया, आज मैं तुरंत फूलों की मूर्ति बनवाऊंगा। सावधान रहना, पेड़ को मत कुचलना। फोंग कैन ने बोलना समाप्त किया, अपना सिर ऊपर उठाकर उगते सूरज की ओर देखा और ट्रांग लैक येन तथा तुओंग हियन टैन से कहा, सूरज बहुत तेज है, मेरी प्रिय रखैलों को भी जल्दी घर चले जाना चाहिए। मैं विदा लेता हूँ। ट्रांग लैक येन नीचे झुका, छोटी सी फूल की झाड़ी पर नजर डाली, धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हट गया और फिर पीछे मुड़ गया। कुछ दूर चलने के बाद ट्रांग लैक येन के बगल में खड़े तुओंग हियन टैन ने कहा, हालांकि सफेद बर्फ बेर को छायादार जगह पसंद है और सूरज की रोशनी से नफरत है, लेकिन इसके लिए चीड़ और सरू के पेड़ों के नीचे उगना मुश्किल है। अगर यह थोड़ा और स्वतंत्र होता तो इसके लिए खिलना आसान होता। ट्रांग लैक येन ने हैरानी से तुओंग हियन टैन को देखा। हालांकि उसके शब्द थोड़े कठोर थे, लेकिन ध्यान से सोचने पर पता चला कि उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक सूक्ष्म चेतावनी थी। वह परवाह करने का दिखावा कर रही थी या सचमुच सलाह दे रही थी? ट्रांग लैक येन नहीं बता सकी, इसलिए उसने बस जवाब दिया, कौन जानता है, शायद स्नो व्हाइट को पेड़ के नीचे रहना पसंद हो। तुम और मैं दोनों ही स्नो व्हाइट हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि वह सहज है या नहीं? छोटी बहन सही कह रही है। जियांग जियान किन की आवाज में कुछ अजीब था। उसने ध्यान से झुआंग लुओ यान को देखा। यह एक खूबसूरत युवती थी। उसकी आंखें चमक रही थी और जीवन से भरी हुई थी, खुद की तरह नहीं, जिसे इस हरम ने लंबे समय से सूखा रखा था। अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए लापरवाह और खुश रहने में सक्षम होना सबसे अच्छा है। हरम में एक ऐसी महिला के रूप में जिसे कभी भी अनुग्रह नहीं मिला था। वह वास्तव में इस शाही उपपत्नी चियू के प्रति ईर्ष्या या कोई बुरी भावना नहीं रखती थी। यह केवल एक अफसोस की बात थी कि ऐसी जीवंत और युवा महिला ने अपनी सच्ची भावनाओं को गलत जगह भेज दिया था। वे दोनों दाव नोक मंडप के बाहर चले गए। ट्रांग लैक येन ने तुओंग हियन टैन को चाय के लिए आमंत्रित किया। तुओंग हियन टैन ने मना कर दिया। उसने उसे आमंत्रित करने की भी जहमत नहीं उठाई। आंतरिक कक्ष में प्रवेश करते हुए, एक नरम कुर्सी पर बैठे हुए, ट्रांग लैक येन ने कहा कि उसे थोड़ा चक्कर आ रहा है और उसने फुगबाओ से शाही चिकित्सक को बुलाने के लिए कहा। शाही चिकित्सक के कार्यालय ने सुना कि पसंदीदा शाही उपपत्नी चियू सुंग को अपनी नाड़ी की जांच करने की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अत्यधिक कुशल शाही चिकित्सक डोंग को शाही उपपत्नी चियू सुंग के पास भेज दिया। शाही चिकित्सक डोंग इस साल 40 से अधिक हो गए थे और उन्होंने रुमाल के एक टुकड़े के माध्यम से शाही उपपत्नी चियू सुंग की नाड़ी देखी और तुरंत महसूस किया कि वह बीमार नहीं थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कह सकता था और केवल इतना कह सकता था कि यह शायद गर्म मौसम की वजह से था कि वह अस्वस्थ महसूस कर रही थी और उसे अधिक आराम करने की सलाह दी। चूंकि इंपीरियल फिजिशियन डोंग ने ऐसा कहा है, इसलिए मुझे राहत मिली है। ट्रांग लैक येन ने विचलित होने का नाटक करते हुए पूछा, मैंने सुना है कि उंग टैन बहन आज बीमार है। क्या उनके स्वास्थ्य में कोई समस्या है? शाही चिकित्सक डोंग को कैसे पता चल सकता था कि छोटी उंग उपपत्नी बीमार थी? लेकिन जब ट्रांग लैक येन ने पूछा तो उसके पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मास्टर उंग ने इस अधिकारी से अपनी नाड़ी नहीं ली थी। यह अधिकारी बहुत स्पष्ट नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मास्टर चियो मुझे माफ कर देंगे। इंपीरियल फिजिशियन डोंग बहुत दयालु हैं।
बेशक मुझे पता है कि इंपीरियल फिजिशियन इंस्टीट्यूट हमेशा कई कामों में व्यस्त रहता है। झुआंग लुओयान ने किसी को इंपीरियल फिजिशियन डोंग को खड़ा करने में मदद करने का आदेश दिया, उन्हें कुछ चीजें दी और कहा, हालांकि हम बहनें हैं और मुझे हमेशा थोड़ी चिंता होती है। मैं चाहती हूँ कि इंपीरियल फिजिशियन डोंग आकर मेरी बहन की नब्ज जांचे। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इंपीरियल फिजिशियन को परेशान कर रही हूँ। मालिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। फिर मैं मालिक के मुंह से परेशानी जैसे दो शब्द कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। डोंग ताई ने तुरंत समझ लिया। शाही उपपत्नी झाओ चाहती थी कि शाही चिकित्सक शाही उपपत्नी वांग का सावधानीपूर्वक इलाज करें। शाही चिकित्सक डोंग के दाओयू मंडप से शाही उपपत्नी जियांगक्सियन और शाही उपपत्नी वांग के जिंग्यू मंडप में जाने के बाद टिंगजू एक बर्फ का कटोरा लेकर अंदर आया। महल में हर कोई ऐसा ही है, हमेशा ऊपर वालों की चापलूसी करता है और नीचे वालों को रौंदता है। हर कोई ऐसा ही है। ट्रांग लैकयेन मुस्कुराई। वरिष्ठों की चापलूसी करना और कमतरों को रौंदना आम लोगों का रवैया होता है। आज उसने ऊंग टैन की थोड़ी मदद की, बस तूंग हियन टैन के अच्छे इरादों का शुक्रिया अदा करने के लिए। विद्वान परिवार की बेटी बहुत अच्छी थी, लेकिन महल में रहने के लिए उपयुक्त नहीं थी। सौभाग्य से आज तुओंग हियन टैन जिस व्यक्ति को निर्देश दे रही थी, वह थी और कोई और नहीं। हालांकि हर चीज का कारण और प्रभाव होता है। अगर यह कोई और होता तो तुओंग हियन टैन ऐसा वाक्य नहीं देता। तिना नोक कैक में तुओंग हियन टैन ऊंग टैन के बिस्तर के पास बैठकर बात कर रही थी। एक खुश चेहरे वाली महल की नौकरानी जल्दी से अंदर चली आई। महाराज, इंपीरियल अस्पताल के इंपीरियल फिजिशियन डोंग आपसे मुलाकात का अनुरोध कर रहे हैं। आपका मतलब प्रसिद्ध शाही चिकित्सक डोंग से है। तुओंग हियन टैन ने महल की नौकरानी को थोड़ा आश्चर्य से देखा। यह तो बताना ही पड़ेगा कि यह शाही चिकित्सक के लिए नाड़ी जांचने का समय नहीं था। आम तौर पर इस तरह का शाही चिकित्सक तिनन गोक कैक के पास नहीं आता। इस सेवक ने सुना कि शाही चिकित्सक डोंग दाओ नोक मंडप में शाही उपपत्नी चियो सुंग की नब्ज जांचने के बाद हमारे तिनन नोक मंडप में आए थे। नौकरानी ने ईमानदारी से जवाब दिया। दाउन गोक कैक का वह आदमी मेरी मदद क्यों करना चाहता है? ऊंग टैन खांसने लगा, थोड़ा संदेह से उठ बैठा, सिरहाने पर टिक गया और जोर से सांस लेते हुए बोला, बहन, क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, पहले मेरा इलाज करो। तुओंग हियन तान ने ओंग तान को सांत्वना दी। महल की नौकरानी को शाही चिकित्सक डोंग को अंदर बुलाने का संकेत दिया। फिर आगे कहा, चिंता मत करो। ओंग टैन ने आह भरी और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वह और कंसोर जियांग महल में पसंदीदा लोग नहीं थे। आज कंसोर झाओ का मतलब चाहे जो भी हो, अगर उसका समर्थन न होता तो वह खुद भी यह कल्पना नहीं कर पाती कि उसका शरीर कितना खराब हो गया होगा। शाही चिकित्सक टोंग उसकी नब्ज जांचने के लिए अंदर गया। कंसोर जियांग ने देखा कि उसका रवैया बहुत विनम्र था और उसकी नब्ज भी बेहद सावधान थी, जिससे यह और भी पुष्ट हुआ कि कंसोर झाओ ने उसे याद दिलाया था। उसे शाही उपपत्नी झाओ की मुग्ध निगाहें सम्राट की ओर देखते हुए और उसके द्वारा कहे गए शब्दों को याद आया और उसने एक हल्की आह भरी, यह नहीं जानते हुए कि यह ओंग टैन की वजह से था या शाही उपपत्नी झाओ की वजह से। कीन चिन्ह महल के बाहर दोपहर की कड़ी धूप में मुख्य नपुंसक काओ डुकट्रुंग एक नपुंसक को फूलों का गमला लेकर जल्दी से आगे बढ़ा रहा था। महल में प्रवेश करते हुए उसने राहत की सांस ली, अपने कपड़े ठीक किए, मुख्य हॉल में प्रवेश किया और धीमी आवाज में पूछा, महाराज, सफेद बर्फ बेर के फूलों का फूलदान खत्म हो गया है, मैं इसे कहाँ रखूं? अगर यह कोई और फूलदान होता तो उसे यह पूछने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यह फूलदान अलग था। स्मारक की समीक्षा करते हुए
फेंग जिन ने अपना सिर उठाकर सफेद बर्फ बेर के फूलदान को देखा जिसे फूल की मूर्ति ने सावधानी से अपनी बाहों में पकड़ रखा था। चारों ओर नजर घुमाई, फूलों की शेल्फ पर लाहान पाइन के बर्तन की ओर इशारा किया और कहा, इसे उसके बगल में रख दो। जी श्रीमान। काओ डुक ट्रुंग ने लाहान पाइन के गमले को देखा और फूल की मूर्ति को सावधानी से उस पर रखने का संकेत दिया। व्यवस्था समाप्त करने के बाद काओ डुक ट्रुंग और फूल की मूर्ति चुपचाप पीछे हट गए। जब उसने मुड़कर दरवाजा बंद किया तो उसने लाहान पाइन के बगल में खड़े सफेद बर्फ बेर के फूलों के गमले पर नजर डाली, अपना सिर और भी नीचे झुकाया और बाहर चला गया। महाराज, आप वोंग टैन की मदद क्यों करना चाहते हैं? थिना ट्रुक ने सावधानी से ट्रांग लेक येन के कंधे को दबाया। यह नौकर सोचता है, हालांकि तोंग हियन टैन और ओंग टैन को किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, वे वास्तव में मदद नहीं कर सकते हैं। वे अब केवल आत्मसुरक्षा के आदर्श वाक्य पर जीते हैं। मेरी मदद करना तो दूर की बात है, वे बस इतना चाहते हैं कि उनका कोई और प्रतिद्वंद्वी न हो। ट्रांग लेक येन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई। उसका शरीर नरम और आलसी था, जैसे कि उसमें कोई हड्डी ही न हो। आज सम्राट ने मुझे और उसे एक साथ देखा। इसके अलावा उसने मार्गदर्शन के साथ मेरी मदद करना भी एक एहसान माना। हरम में रहते हुए आप किसी भी चीज के लिए कर्जदार हो सकते हैं, लेकिन आप किसी भी हालत में दूसरों के लिए एहसानमंद नहीं हो सकते। इसके अलावा उस समय जियांग जियान किन ने जानबूझकर वांग किन की बीमारी का जिक्र किया था। शायद उससे मदद मांगने का इरादा था। टिंगझू तुरंत समझ गई, लेकिन फिर उसे जियांग जियान किन के शब्द याद आ गए, जिसमें उसने अपने मालिक को याद दिलाया था कि उसे हिलना नहीं चाहिए। उसका दिल धड़क उठा। 2 महीने पहले नाशपाती के बगीचे में अपने मालिक के शब्दों को याद करते हुए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। दूसरी बार जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि उसके मालिक ने अपनी आंखें आधी बंद कर ली हैं। उसका हाथ रुक गया। उसने अपने पीछे खड़ी महल की नौकरानी को नरम होने का संकेत दिया, फिर खड़ी हुई और धीरे से बाहर निकल गई। मालिक सो गए हैं। वैन तिच ठंडे खट्टे बेर के रस का कटोरा लेकर अंदर जाने ही वाली थी। थिना ट्रुक को बाहर आते देख उसने अंदर के कमरे में नजर डाली और अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, तो मैं यह कटोरा बर्फ की ट्रे पर रख दूंगी। मास्टर ने अभी अभी आइसक्रीम खाई है। बेर के जूस का यह कटोरा वहीं छोड़ा जा सकता है। थिना ट्रुक ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए ऊपर देखा। इस साल का मौसम अभी तक सबसे गर्म नहीं माना जा रहा है। पिछले साल सबसे गर्म समय के दौरान सम्राट, महारानी डोवगर और कई सबसे प्रतिष्ठित मास्टर गर्मी से बचने के लिए विला में आए थे। पिछला साल बहुत गर्म था। वान तिच को पिछले साल का यह समय याद आया। ट्रांग परिवार मालिक को महल में लाने की तैयारी में व्यस्त था। अब मालिक पहले से ही तीसरे दर्जे की उपपत्नी थी। समय बहुत जल्दी बीत गया। थिन ट्रुक, वैन तिच, ट्रुंग तिन्ह पैलेस के लोग यह पूछने आए कि क्या हमारे पास अभी भी उपयोग के लिए पर्याप्त बर्फ है। यदि नहीं तो उनसे और लाने के लिए कहें। फुक बाओ पूरे सिर पर पसीना लिए हुए अंदर आया और जब उसने 2 लोगों को देखा तो उसने पूछा, मालिक अभी सो रहे हैं? कमरे में अभी भी काफी बर्फ है, अभी और डालने की जरूरत नहीं है। उनसे कहो कि दोपहर बाद ले आएं। थिना ट्रुक ने एक पल सोचा, फिर कहा, जो व्यक्ति मांगने आए उसे थोड़ी सी चांदी देना याद रखना। मुझे पता है। फुकबाओ ने सिर हिलाया। मैं जाकर उन्हें बताऊंगा। गर्मियों के दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। ट्रांग लेक येन दोपहर की झपकी से जाग उठी। उसने केवल एक पतली रेशमी पोशाक पहनी हुई थी और खिड़की के पास बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। कुछ देर बैठने के बाद उसे उत्तर पश्चिम दिशा में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं
और अचानक बाहर लोगों की बातें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कुछ बड़ा हो रहा है। मास्टर, युनशी अंदर आई। उसका चेहरा थोड़ा चिंतित था। रुइकिंग पैलेस उत्तर पश्चिम में पानी प्राप्त कर रहा है। पानी प्राप्त करना, जिसका अर्थ है कि आग लग गई थी। यह एक व्यंजना है। रुई खान महल। इस महल का नाम बहुत शुभ और गंभीर लगता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई उपपत्नी नहीं रहती है। ट्रांग लेकयेन ने थोड़ा सोचा, कौन सा स्वामी वहाँ रह रहा है? वह मूल रूप से अपत्स्त उपपत्नी वी का महल था। दिवंगत सम्राट ने अपत्स्त उपपत्नी वी को मृत्युदंड देने के बाद उसके बेटे काउ वोंग को वहां कैद कर दिया। थिना ट्रुक की अभिव्यक्ति वैन टिच की तुलना में थोड़ी शांत थी। वह कई सालों से महल में रह रही थी, इसलिए निश्चित रूप से उसने इस जगह के बारे में कई गंदी कहानियां सुनी थी। संरचना गंदा, अपमानजनक। संरचना का राजा। यह उपाधि सुनकर ट्रांग लेकयेन को तुरंत समझ आ गया कि दिवंगत सम्राट इस अपत्स्त उपपत्नी वी से कितनी नफरत करता था। जाकर देखो कि क्या अन्य रखैले भी वहां हैं? ट्रांग लेकयेन ने सोचा, इस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है। इसमें उत्सुक होने की कोई जरूरत नहीं है। यह देखकर कि टिंगझू और युनशी चले गए हैं। झुआंग लुओ यान उत्तर पश्चिमी आकाश के एक कोने में जलती हुई आग को घूरता रहा। उसे आश्चर्य हुआ कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन आज रात की घटना शायद एक साधारण आग नहीं थी। एक क्षण बाद युनशी और टिंगझू वापस लौटे। उनके कदम जब वे गए थे, उससे कहीं ज्यादा तेज थे। मेरे मालिक को रिपोर्ट करते हुए, सम्राट और महारानी के अलावा पहले से ही कुछ मालिक आ चुके हैं। अभी अभी इस नौकर ने एनकिंग पैलेस के शाही कुलीन कंसर्ट शू को पालकी में बैठे और रुई किंग पैलेस की ओर भागते हुए देखा। मैंने सुना है कि महारानी विधवा भी आ गई है। तो फिर चलो चलकर देखें। ट्रांग लेकयेन उठ खड़ा हुआ। एक अधिक औपचारिक पोशाक पहन ली, एक साधारण हेयर स्टाइल बनाया और उसके पीछे चल पड़ा। पालकी उठाने वाले के हर कदम के साथ थोड़ा हिल रही थी। ट्रांग लेकयेन चुपचाप बैठा रहा, उस साल की अफवाहों के बारे में सोचता रहा। अपत्स्त उपपत्नी को एक बार दिवंगत सम्राट के सभी एहसान प्राप्त हुए, यहाँ तक कि उस समय महारानी को भी हार माननी पड़ी। लेकिन अंत में दिवंगत सम्राट को उसके बुरे कर्मों का पता चला जब उसने दूसरे राजकुमार को क्राउन प्रिंस के रूप में स्थापित करने के लिए अपने मातृ परिवार से संपर्क किया। अंत में दिवंगत सम्राट इतना क्रोधित हुआ कि उसने खून की उल्टी कर दी। उसने अपत्स्त उपपत्नी वी को 3 फीट सफेद रेशम दिया। यहाँ तक कि दूसरे राजकुमार को भी काऊ शब्द दिया गया और उसकी माँ के पुराने महल में कैद कर दिया गया। इन कामों को करने के बाद दिवंगत सम्राट ने कई महीनों तक खून की उल्टी की और फिर स्वर्ग लौट गया। सम्राट थान तुयेन, जो उस समय क्राउन प्रिंस थे, सिंहासन पर बैठे। तब से राजा काऊ ने कभी भी थुई खान महल नहीं छोड़ा। थुई खान महल के पास पहुंचकर उसने कई किन्नरों और दासियों को आग बुझाने के लिए पानी ले जाते देखा। आग पर काबू पा लिया गया था। सम्राट और अन्य लोग कुछ ही दूरी पर बैठे थे। अंधेरी रात के कारण ट्रांग लेकयेन के लिए उनके हाव भाव को स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। हालांकि वे अभी भी कुछ दूरी पर थे, फिर भी ट्रांग लेकयेन ने सावधानी से पालकी से उतरकर थिना ट्रुक का हाथ पकड़ा और जल्दी से शाही जुलूस की ओर चल पड़ी। जब वह करीब पहुंची, तो उसने पाया कि सम्राट के बगल में 40 के दशक की एक प्रतिष्ठित महिला बैठी थी। उसने विनम्रता से घुटने टेके और सलाम किया। यह उपपत्नी सम्राट, महारानी विधवा और महारानी को नमस्कार करती है। रानी माँ ने अपने सामने घुटनों के बल बैठी साफ सुथरे कपड़े पहने महिला की ओर देखा और रानी की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। यह इस वर्ष महल में प्रवेश करने वाली नई उपपत्नी है। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे पहले कभी देखा है। महाराज,
शाही उपपत्नी चियो सुंग इस वर्ष महल में सचमुच नहीं है, महारानी ने विनम्रता से उत्तर दिया। अपनी रखैलों से बात करते समय उनका जो श्रेष्ठ व्यवहार था वह पूरी तरह से खो गया। महारानी विधवा ने सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि ट्रांग लैक येन के प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। वह किसकी बेटी है? महाराज, शाही उपपत्नी चियो लॉर्ड ट्रांग की पुत्री है, रानी ने जवाब दिया। रानी माँ ने फिर से सिर हिलाया और फिर ट्रांग लैक येन को माफ किया। यहाँ आओ ताकि मैं देख सकूं। ट्रांग लैक येन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उचित तरीके से आगे बढ़ी, रानी माँ से कुछ कदम दूर रुकी और थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। हाँ, वह एक अच्छी लड़की लगती है, रानी माँ ने एक पल सोचा, फिर अचानक पूछा, मुझे याद है कि 2 साल पहले ट्रांग परिवार के महल में एक छोटी लड़की आई थी, या मुझे गलत याद है? माँ, मुझे ठीक से याद है, महारानी ने पंखा पकड़कर महारानी डोवगर को पंखा झलते हुए समझाया। ट्रांग टाइप डू भी भगवान ट्रांग की बेटी है, लेकिन ट्रांग टाइप डू एक उपपत्नी की बेटी है, जबकि चियो सुंग नगी मुख्य पत्नी की बेटी है। यह सुनने के बाद महारानी डोवगर ने तुरंत ट्रांग लैक येन को जेड कंगन की एक जोड़ी के साथ पुरस्कृत किया। जाहिर है कि वह भी अपनी पृष्ठभूमि को महत्व देती थी। उपपत्नी के बीच खड़ी ट्रांग टाइप डू हालांकि अपने दिल में असहज महसूस कर रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर दिखा कि उसे परवाह नहीं थी। शायद खुद के अलावा कोई नहीं जान सकता था कि उसे कितनी नफरत महसूस हुई। शुरू से अंत तक फोंग कैन ने बीच में नहीं टोका। केवल जब ट्रांग लैक येन ने पुरस्कार प्राप्त किया और उपपत्नी के बीच खड़े होने के लिए पीछे हट गया, तब उसने उसकी ओर देखा, फिर शांति से थुई खान महल में आग को धीरे धीरे बुझते हुए देखा। यह टाई के घंटे तक नहीं था कि आग पूरी तरह से नियंत्रित हो गई थी। फोंग कैन ने शाही रक्षकों के कमांडर को देखा और उदासीनता से पूछा, क्या आप काउ वोंग को बचा सकते हैं? यह विषय अक्षम है। काउ परिवार के महामहिम राजकुमार की मृत्यु बहुत अधिक धुआं अंदर लेने से हुई। शाही रक्षकों का सेनापति जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। इस समय सम्राट के चेहरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। होआंग, मृत्यु यह उच्च पदस्थ अधिकारियों या जागीरदारों की मृत्यु के लिए प्रयुक्त एक व्यंजना है। मैं दूसरे भाई से मिलने जा रहा हूँ। फोंग कैन उठकर थुई खान महल की ओर चल पड़ा। महल कभी बहुत समृद्ध था, लेकिन कई सालों से इसका जीर्णोद्धार न होने के कारण यह पहले से ही उजाड़ और वीरान लग रहा था, और अब आग लगने के बाद यह और भी जीर्ण शीर्ण हो गया था। काउ डुक ट्रुंग ने धूल और गंदे पानी से ढकी जमीन को देखा, नीचे झुका और सम्राट का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा। फोंग कैन ने अपना हाथ हिलाकर संकेत दिया कि यह आवश्यक नहीं था, जल्दी से उस जगह पर चला गया जहां काउ वोंग का शरीर था। अपने दूसरे शाही भाई को देखा, हालांकि उसके कपड़े और बाल कोयले की धूल से ढके हुए थे, लेकिन उसके भयभीत चेहरे के आधार पर वह अभी भी पहचान सकता था कि यह कौन था। काउ वोंग को विथी की उत्कृष्ट उपस्थिति विरासत में नहीं मिली थी, उसकी उपस्थिति केवल औसत थी। उस साल हरम में इस व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही मनमाना और अहंकारी था, यहाँ तक कि नौकरों के सामने भी उसे शर्मिंदा होना पड़ता था। जब उसे यहाँ कैद किया गया तो उसने जोर जोर से गालियां भी दी। आज वह केवल दर्द में पड़ा रह सकता था। सम्राट को चुपचाप एक मृत व्यक्ति को देखते हुए देखकर हर कोई जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पाया, शायद अतीत की घटनाओं को याद करते हुए। मेरी वसीयत को आगे बढ़ाइए। हालांकि गौ के राजा का आचरण उचित नहीं था और जब वह जीवित था तो वह अहंकारी और घमंडी था, लेकिन हमारे अतीत की याद में हम उसे 10,000 घरों के सेवक के रीति रिवाजों के साथ दफनाएंगे और उसका पद बदलकर ले रखेंगे। फोंग कैन ने एक बार फिर महल की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, फिर मुड़कर बाहर निकल गया।
इसका मतलब साफ था कि उसका व्यवहार अनुचित और अहंकारी था। फिर भी उसे रिचुअल की उपाधि दी गई, जो वाकई विडंबनापूर्ण था। शाही रक्षकों के कमांडर ने राजा के शव पर नजर डाली, किसी को जल्दी से उसे उठाने के लिए बुलाया और उसके पीछे पीछे बाहर की ओर मुड़े। रखैलों ने सम्राट को बाहर आते देखा और सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। फोंग कैन उनकी अनावश्यक बातें सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने हाथ हिलाकर सबको जाने के लिए कहा। रानी माँ ने खंडहर हो चुके थुई खान महल को देखा और शांति से कहा, अगर इस थुई खान महल का इस्तेमाल कभी पानी लाने के लिए किया गया है, तो इसके पुनर्निर्माण के बाद इसका नाम बदल दे। हालांकि फोंग कैन रानी माँ का सम्मान करता था, लेकिन वह उसे अपने फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करने देता था। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ, चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। रानी माँ ने सिर हिलाया, कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन अपने बेटे के उदासीन भाव को देखकर उसने आखिरकार रानी का हाथ पकड़ लिया और चली गई। फोंग कैन ने रानी माँ के समूह को जाते हुए देखा और धीरे से अपना मुंह खोला। चलो महल में वापस चलते हैं। यह मामला चूहे के घंटे भर बाद तक चलता रहा। लौटते समय पालकी में बैठे ट्रांग लेक येन को जम्हाई आने लगी, इसलिए येन क्वी टैन की पालकी बिना देखे ही गुजर गई। क्या तुम्हें नींद आ रही है, छोटी बहन? उपपत्नी येन ने संकेत दिया। छोटी बहन वास्तव में एक उदार व्यक्ति है। ट्रांग लेक येन ने अपना सिर घुमाया और येन क्वी टैन को देखा, इसलिए उसने ठंडे स्वर में कहा, बड़ी बहन का क्या मतलब है? बड़ी बहन और मैं महल में सिर्फ रखैले हैं। अन्य मामले रानी माँ और महारानी डोवगर द्वारा हल किए जाएंगे। छोटी बहन को किस बात की चिंता है? उपपत्नी येन थुई खान महल में लगी आग और काऊ वुओंग की मौत के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन फिर उसे पिछली अफवाहों की याद आ गई, इसलिए उसे अपना गुस्सा रोकना पड़ा और अपना रवैया बदलना पड़ा और कहा, छोटी बहन ने गलत समझा। यह सिर्फ इतना है कि बड़ी बहन आज की घटना के बारे में चिंतित थी जिसने छोटी बहन को डरा दिया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, बहन, ट्रांग लेक येन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी उम्मीद है कि बहन आराम कर सकेंगी। उपपत्नी येन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक। जैसे ही वे मोड़ पर पहुंचे, शाही उपपत्नी येन ने तुरंत हिजड़े से पालकी उठाने और रास्ता बदलने को कहा। दोनों के पीछे ही शाही उपपत्नी थुक की पालकी और शाही उपपत्नी टो की पालकी चुपचाप आगे बढ़ रही थी। शाही उपपत्नी टो ने शाही उपपत्नी चियू और शाही उपपत्नी येन की पालकियों को गायब होते देखा और कहा, बड़ी बहन, ऐसा लगता है कि शाही उपपत्नी येन ट्रांग लेक येन का कुछ नहीं कर सकती। शाही उपपत्नी थुक ने शाही उपपत्नी येन की ओर देखा जो अभी अभी वहां से गई थी और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, वह अब भी सोचती है कि वह वैसी ही है जैसी तब थी जब वह सबसे अधिक कृपा पात्र थी। तू नगीतो ने आगे देखा, फिर चुप रहकर थुक क्वी फी की ओर देखा। थुई खान महल में अचानक आग क्यों लग गई? क्या यह दुर्घटनावश हुआ है या यह जानबूझकर किया गया है? अगले दिन सम्राट ने जांच का आदेश दिया, लेकिन सभी को समझ में आ गया कि जांच करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह राजा ली हमेशा से सम्राट की आंख का कांटा रहा था, भले ही उस कांटे ने बहुत पहले ही कोई खतरा पैदा करना बंद कर दिया था। कोई भी मंत्री इतना मूर्ख नहीं था कि वह कुछ ऐसा कहे जिससे सम्राट परेशान हो जाए। बादशाह जो कहता है वही होता है। वैसे भी इसका दरबार के मामलों से कोई लेना देना नहीं है। बादशाह के घर में इतनी सारी बुरी चीजें हैं कि वह हर चीज में शामिल होना चाहता है। क्या उसे अब अपने गले में इस चीज की जरूरत नहीं है? हरम में मौजूद रखैलों के लिए, चाहे वह राजा ली हो या राजा गो, इससे कोई लेना देना नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि महारानी डोवगर, जो करीब 1 साल से एकांत में बुद्ध की पूजा कर रही थी, फिर से प्रकट हो गई थी।
भविष्य में हरम में क्या बदलाव आएगा? हाल ही में गर्भपात हुए डीप थुक डुंग और हाल ही में पदावनत हुए डीप डुंग हुआ। क्या उन्हें राजमाता पर भरोसा करने और दूसरी बार खड़े होने का मौका मिलेगा? चाहे जो भी हो, ये दोनों बहनें अभी भी महारानी डोवगर की पोती थीं। अन्य रखैलें उनकी तुलना नहीं कर सकती थी। ट्रांग लेकयेन ने उनके जितना सोचने की जहमत नहीं उठाई। उसके लिए महारानी डोवगर और एक निश्चित रखैल के बीच रिश्तेदारी का रिश्ता मौलिक रूप से महत्वहीन था। सबसे महत्वपूर्ण बात सम्राट की इच्छा थी। टीवी नाटकों से उसके अनुभव और सम्राट की मामी बहनों के इतिहास को पढ़ने से दो अंत थे। यदि उसके परिवार के पास वास्तविक शक्ति होती तथा सम्राट की मां समझदार होती तथा उसकी उपपत्नी समझदार होती तो हरम में उसका जीवन बहुत आरामदायक होता। अगर उसके परिवार के पास असली ताकत होती तो सम्राट की मां अभी भी मामले को अपने पास रखना चाहती, इधर उधर का प्रबंध करना चाहती और यह उपपत्नी बहुत होशियार नहीं थी तो वह कुछ समय के लिए गौरवशाली हो सकती थी लेकिन जल्दी ही एक दुखी अंत में गिर जाती। इसलिए चाहे ये बहनें किसी भी तरह की हों, अंत में इसका ट्रांग लेकयेन के हितों से कोई लेना देना नहीं था जब तक कि महारानी का पद खाली न हो। जब ट्रांग लेकयेन खुशी खुशी ठंडे खट्टे बेर का जूस पी रही थी तो किसी ने उसके लिए नई महारानी डोवगर का इनाम लाकर दिया। ट्रांग लेकयेन ने मेज पर रेशम और मोतियों के ढेर को देखा और मंद मंद मुस्कुराई। महारानी डोवगर ने उपपत्नी को इनाम नहीं दिया। मुझे डर है कि मुख्य उद्देश्य सभी को यह बताना था कि महारानी डोवगर पहाड़ को हिलाना चाहती थी। सभी को अधिक आज्ञाकारी होना चाहिए।